प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसकी कोड नंबर है EL 301 के अंतर्गत चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 5 में आज का हमारा टॉपिक है ट्यून्ड कलेक्टर्स एंड बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को हम बिट फ्रीक्वेंसी ऑडियो ऑसिलेटर भी कहते हैं। सबसे पहले ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, जैसा कि इस सर्किट में दिखाया है, ये ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर का सर्किट है, जिसमें आप देख रहे हो इस ट्रांजिस्टर के यहाँ ये कलेक्टर साइड में टैंक सर्किट लगाया है L1 और C1 के रूप में। और L1 असल में प्राइमरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस है एक ट्रांसफर का, और ट्रांसफर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग L2 है वो बेस से जुड़ी हुई है। ट्रांजिस्टर का बेस यहाँ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। नीचे एमीटर है। L1 C1 में जो रेजोनेंस उत्पन्न होता है उसके कारण एक प्योर डीसी लोड रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, जो डीसी को ब्लॉक करने का काम करता है, डीसी करंट को। और साथ ही हम ये देखते हैं कि L1 और C1 जब साथ साथ लगे हैं, जब हम ऑन करेंगे VCC बैटरी पावर ऑन करेंगे तो VCC वोल्टेज के कारण C1 पे चार्जिंग स्टार्ट होगी। C1 या कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। और R1 R2 यहाँ वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में या कहें बाइसिंग वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर ये दो नीचे और ऊपर ये दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 बाइसिंग के रूप में काम करते हैं। C2 ये बाईपास कैपेसिटर R2 के साथ, और RE और C ये एमीटर साइड में कैपेसिटर और रेजिस्टर लगे हैं। यहाँ पर जो RE है वो थर्मल स्टेबिलिटी तथा कलेक्टर करंट को कंट्रोल करता है, और C बाईपास कैपेसिटर है जो AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है। जब वर्किंग की बात करते हैं तो जब पावर सप्लाई VCC को ऑन करते हैं तो C1 चार्ज होना प्रारंभ करता है, और जब C1 पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो वापस ये चार्जिंग के बाद ये जो कैपेसिटर है चार्जिंग के बाद वापस डिस्चार्ज होता है इस L1 में, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है C1 की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में L1 में आ जाती है। इस कारण जब C1 पूरी तरह से डिस्चार्ज होता है, जब पूरी तरह से वोल्टेज इसमें नहीं रहता है, उस केस में जो करंट L1 में प्रोड्यूस होता है वो गिरना प्रारंभ हो जाता है। जब वो करंट गिरता है L1 में तो उसका अपोज करने के लिए L1 कोयल के अंदर एक बैक एमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण बैक एमएफ के कारण C1 वापस चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है C1 में, और L1 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जब फुल्ली चार्ज वापस होता है C1 तो वापस अगेंस्ट ये डिस्चार्ज होता है L1 के अंदर। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया C1 पे जारी रहती है, जिसके कारण ओसिलेशंस उत्पन्न होते हैं। और जब L1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसकी कपलिंग L2 से होने के कारण एक अपोजिट फेस में वोल्टेज डेवलप होती है L2 पे, और वो वोल्टेज बेस ट्रांजिस्टर पर पहुंचती है 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ, और 180 डिग्री नेक्स्ट फेज शिफ्ट उत्पन्न करता है ट्रांजिस्टर, और इस ट्रांजिस्टर के फेज शिफ्ट के कारण टोटल फेज शिफ्ट कलेक्टर पर 360 डिग्री का प्राप्त होता है। तो ये जो ओसिलेशन टैंक सर्किट में उत्पन्न होते हैं, इनकी जो एनर्जी जब डाउन होती है तो L2 की तरफ से जो वोल्टेज आती है वो आउटपुट के ऊपर
एम्पलीफाई करके भेजी जाती है टैंक सर्किट पे, एम्पलीफाइड एनर्जी के रूप में वो प्राप्त होती है, जिससे ये L1C1 पे जो वोल्टेज एनर्जी डाउन होती है वो वापस टैंक सर्किट पे बूस्टअप हो जाती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। टैंक सर्किट के ऑसिलेशंस के कारण Q1 के बेस पे L2 द्वारा फीडबैक किया जाता है और ये फीडबैक ट्रांस रेशो जो ट्रांसफर का उसके द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आउटपुट पे वोल्टेज हमें अनडैम्प्ड रूप में ऑसिलेशन के रूप में प्राप्त होती रहती है और एक सतत आवृत्ति आउटपुट पे मिलती है। C1 को वेरी करके यानी बदल के C1 का मान हम फ्रीक्वेंसी का मान जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की हमें प्राप्त होती है आउटपुट पर कलेक्टर की साइड पर, वो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उस f का मान होगा f बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L1C1। तो ये जो f प्राप्त होता है ये रेजोनेंस जब टैंक सर्किट पे घटित होता है अननाद की स्थिति, उस केस में हमें प्राप्त होता है। C1 यहाँ प्राइमरी कोयल इंडक्टेंस है ट्रांसफार्मर की और C1 कैपेसिटर जो कलेक्टर सर्किट पर जुड़ा हुआ है उसका मान है। तो ये ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर का था। इसके बाद में हम बात करते हैं बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। बिट का मतलब स्पंदन या स्वर या ध्वनि मान लीजिए। जब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें यानी वेव्स एक समान माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होते एक बिंदु पर मिलती है, तब बिट उत्पन्न होती है यानी स्वर उत्पन्न होता है। जब दो ध्वनि तरंग असमान आवृत्ति की कानों में पहुंचती है तो उसके कारण अल्टरनेटिव प्रोडक्टिव और डैमेजिंग इंटरफेरेंस के उत्पन्न होता है ध्वनि का, जिससे लोड एंड सॉफ्ट ध्वनि में महसूस होती है। यही क्रियाविधि बिटिंग कहलाती है। इस बिट फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों जो तरंग हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है उसके बराबर होता है। तो एफ भी बराबर F2 माइनस F1 के रूप में हम बता सकते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है बिट फ्रीक्वेंसी, वो दोनों जो वेव्स हैं उनका डिफरेंस के बराबर होती है। और बीएफओ जो बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसका यूज ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में वेरिएबल आउटपुट फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन एक ऑसिलेटर जो वेरिएबल होता है उसकी कैपेसिटर ट्यूनिंग के कारण ये वेरिएशन उत्पन्न होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी में। बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को एक सिंगल डायल रोटेशन यानी एक स्विच को पूरी तरह घुमाया जाए तो वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसका जो ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया वो इस तरह है जैसा चित्र में दिखा रखा है। इसमें दो ऑसिलेटर होते हैं बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के अंदर, एक तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी आरएफ ऑसिलेटर, दूसरा होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आरएफ ऑसिलेटर। तो दोनों रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी वोल्टेज को हमेशा कम रखा जाता है जो सेकंड वेरिएबल ऑसिलेटर की वोल्टेज से, ताकि हार्मोनिक्स उत्पन्न नहीं हो। और इनकी जो दोनों जो वेव्स हैं वो मिक्सचर पे पहुंचती है हेटेरोडाइन के रूप में और उनकी मिक्सिंग होती है। उन मिक्सिंग से या तो वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपस में सम होती है यानी जुड़ जाती है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस उत्पन्न होता है यानी आपस में घट जाती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर जो लगा रखा, रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर जो सामने है मिक्सर के आगे लगा हुआ है, वो जो हार्मोनिक्स उत्पन्न होंगे यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज हायर फ्रीक्वेंसीज जो आ रही उनको रोकता है और हार्मोनिक्स को रोकता है। केवल डिफरेंस ऑफ बोथ फ्रीक्वेंसीज यानी दोनों जो फ्रीक्वेंसीज उनके अंतर को आगे भेजता है और वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर होनी चाहिए। और वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी प्लेयर उनको एम्पलीफाइड करके आउटपुट के रूप में प्राप्त करता है। तो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है वो वेरिएबल होती है और उसको वेरिएशन करना संभव होता है जो वेरिएबल रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसके द्वारा। और साथ ही आउटपुट की जो एम्पलीट्यूड है, वोल्टेज का जो आयाम है वो कांस्टेंट बना रहता है। केवल फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होते हैं आउटपुट पर
बीएफओ के यानी बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के आउटपुट पर। तो यहाँ पर जो मिक्सर के बाद जो हार्मोनिक्स बनते हैं या व्हीसल्स उत्पन्न होते हैं, यानी जो डिस्टॉर्शन आता है आउटपुट वोल्टेज के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए आरएफ फिल्टर और शील्डिंग उत्पन्न की जाती है, ताकि जो हार्मोनिक्स हैं वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पर न पहुंच सके और एकदम प्योर फॉर्म में हमें बिट फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में मिलती रहे। इस प्रकार ये बीएफओ या बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर काम करता है। और मैंने बताया इसमें आउटपुट कांस्टेंट रूप में एम्पलीट्यूड के रूप में प्राप्त होती है। एम्पलीट्यूड का मतलब वोल्टेज का जो मान है वो फिक्स रहता है, जबकि फ्रीक्वेंसी इसमें परिवर्तनशील होती है, बदलने जा सकती है। और वो ट्यूनिंग कैपेसिटर जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी कैपेसिटर उसके अंदर लगा होता है, उसकी ट्यूनिंग से हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी को बिट फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। और जो डिस्टॉर्शन आते हैं उसको कम करने के लिए आउटपुट जो डिस्टॉर्शन आ रहे हैं उसको फिक्स्ड ऑसिलेटर की जो वोल्टेज है उसको कंपैरेटिवली काफी कम कर देते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वोल्टेज के सापेक्ष, जिससे हार्मोनिक्स आउटपुट पर न पहुंचे। और इन्हीं हार्मोनिक्स या स्पूरियस बिट वो नोट्स जो आ रहे हैं वो अफेक्ट करते हैं बीएफओ को, बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो ये व्हीसल्स या बिट्स ज्यादा नजर आते हैं, तो इनको हटाने के लिए मिक्सर से पहले फिल्टर और शील्डिंग प्रयोग की जाती है, जिससे मिक्सर से हार्मोनिक्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पर न पहुंच सके, केवल आउटपुट पर प्योर वेरिएबल बिट फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हो। आजकल बीएफओ का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है, यानी इसकी सर्किटरी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसकी जगह पे हम व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर का प्रयोग में लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।